secure body cause 곤란하니까 몇 easy 알라 머리 아파 지금도 너 생각해 yeah. तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक कहानी सुनाऊंगा, पहले मजेदार तरीके से सुनना। अज्यूम करो कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को दो भाग में डिवाइड करना है बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो आपने क्या बोला, आपने दिमाग लगाया, एक काम करता हूं मैं कि जितने भी इवन रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं बोलूँगा कि तुम पबजी पर जो है प्रोजेक्ट बनाओ, और जितने भी ऑड रोल नंबर वाले स्टूडेंट होंगे आपने उनको बोला कि तुम फ्री फायर पर प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो आपकी क्लास थी वो बेसिकली दो भागों में डिवाइड हो गई, एक तो इवन रोल नंबर वाले बच्चे और एक ऑड रोल नंबर वाले बच्चे। मान लो कि आपने कहीं एक बच्चे को पकड़ा जिसका रोल नंबर लेट से क्या है 13 है, ठीक है। आपने एक बच्चे को पकड़ लिया जिसका रोल नंबर 13 है, तो 13 रोल नंबर से आप क्या बता सकते हो कि ये बच्चा जो है फ्री फायर पर प्रोजेक्ट बना रहा होगा, क्योंकि ऑड रोल नंबर वाले क्या बना रहे हैं, फ्री फायर पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे ही वेल डिफाइंड कलेक्शंस को, दो कलेक्शन आपकी बन चुकी है, इवन वाले स्टूडेंट्स और एक ऑड वाले स्टूडेंट्स। इसी तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही सेट कहा जाता है। रिलेशन फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें सेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो सेट होते क्या है? सेट इज बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं सेट के और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या करा है, फटाफट से मैंने आपको दो सेट बना के दिखा दिए। इसको मैं बोलूंगा सेट ए। क्यों? क्योंकि देखो मैंने वेल डिफाइंड नंबर्स का एक सेट बना दिया। क्लियर है? और यहां पर मैंने जो है कुछ अल्फाबेट्स का एक सेट सा बना दिया। नोट के ध्यान रखना कि जो कर्ली ब्रैकेट्स है दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट रिप्रेजेंटेशन में हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। अब मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने एक और सेट की फॉर्मेशन करी और यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। पहले हम ये समझते हैं एलिमेंट्स कैसे आए। तो मैंने क्या करा है कि सेट ए और सेट बी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को लिख दिया, एक जोड़ा बनाकर लिख दिया। जैसे 1 को जो था, मैं इस 1 को पहले मैंने ए के साथ रिलेट कराया, मैंने उसके साथ जोड़ा बना के लिख दिया। फिर इस 1 को इसके दूसरे एलिमेंट मतलब बी के साथ जोड़ा बनाकर लिख दिया। वही चीज मैंने 2 और 3 के साथ रिपीट करी है, देखो ध्यान से। तो 2 यहां से 2, A 2, B, फिर 3 के लिए 3, A 3, B। एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने क्या करा कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से रिलेट कर दिया या जोड़ा बनाकर लिख दिया। इसी चीज को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी चीज को करने को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि मैंने पहले ए के एलिमेंट्स लिखे हैं तो मैं इसको नाम दे दूंगा एज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में आपने क्या करा है कि 1, A लिखा, फिर 1, B लिखा। 1 को पहले A से रिलेट कराया, फिर 1 को B से रिलेट कराया, फिर 2 को A से, फिर 2 को B से, इसी तरीके से 3 को A से और 3 को B से। अज्यूम करो कि यहाँ पर अगर एक और एलिमेंट 4 होता तो इसमें एक और चीज ऐड हो जाती, दैट इज 4, A और 4, B भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाता, बट यहाँ तक तो 3 तक था। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो किसी भी तरीके का डाउट होगा, बस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको आसानी से लिख देना है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर अब निकालते हैं बी क्रॉस ए, दो एलिमेंट ध्यान रखो कि इसका पहला एलिमेंट क्या है, आपके पास 1, A आया और दूसरा एलिमेंट 1, B आया। अब मैं निकालता हूं बी क्रॉस ए। अब मैं निकालने जा रहा हूं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए की क्या करना पड़ेगा, मुझे जो बी के एलिमेंट्स है उसको रिलेट कराना पड़ेगा विद द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो पहले ए को मैं 1 से भी रिलेट कराऊंगा, 2 से भी और 3 से भी। तो वैसे मेरे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेसिकली। तो अगर मैं इसको ऐसे कराता हूं तो मेरे पास एलिमेंट आ जाएंगे A, 1, फिर आ जाएगा A, 2 और A, 3। फिर B को इसी तरीके से रिलेट कराऊंगा तो क्या आ जाएगा B, 1, B, 2 एंड B, 3। अब
अब ना इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से लिख दिया। ओके, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से करते। अभी जब हमने A क्रॉस B निकाला था तो हमने देखा था वहां पे 1 कॉमा A आ रहा है, बट यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? A कॉमा 1 आ रहा है। अब इन्हीं को ना ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब 1 कॉमा A और A कॉमा A तो बराबर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर नोट करने वाली बात ये आती है कि जो A क्रॉस B होता है दैट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। आई थिंक क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी पड़ती है तो हमें समझ आएगी सेट क्या होता है। बस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? बस कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का जोड़ा बनाकर हमें लिखना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिलेशन की। भाई रिलेशन किसे कहा जाता है? क्योंकि हमें जो है इन डेप्थ पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन को। आज हम रिलेशन को खत्म करने आए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है रिलेशन और यहाँ पे कुछ पता नहीं कैसे सिंबल बना दिया है और यहाँ पे लिखा है सीपी। ये सीपी का मतलब तो आप सब समझ चुके होंगे। इसका मतलब तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब होता है सबसेट, मतलब सेट का एक छोटा सा पार्ट। हाँ, इसी को रिलेशन कहा जाता है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ना, उसी को रिलेशन कहा जाता है। जैसे भी मैंने A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाला था तो हमारे पास जो है बहुत सारे टर्म्स आ रहे थे। जैसे 1 कॉमा A आ रहा था, 1 कॉमा B आ रहा था। हमने देखा था ना, हमारे पास 1 कॉमा A आया था, 1 कॉमा B आया था, है ना, 2 कॉमा A आया था, 2 कॉमा B आया था और 3 कॉमा A और 3 कॉमा B भी आया था। दीज आर नथिंग बट कार्टेशियन एलिमेंट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आए थे वो ये थे हमारे पास। अगर मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 कॉमा A है और सिर्फ 1 कॉमा B है, तो मैंने क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट उठा के एक सेट बना दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे समझा जा सकता है इसको? समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले लेते हैं। जैसे फौजी की एनालॉजी ले लेते हैं। तो जो सरहद में फौजी हमारे लिए लड़ रहा होता है वो किसी का बेटा भी है, किसी का बाप भी है, किसी का दोस्त भी है और किसी का भाई भी है। तो वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग पीपल से रिलेटेड हो रखा है। इसी को हम रिलेशन होना बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 A से रिलेटेड है, 1 B से रिलेटेड है। इन्हीं सब चीजों को हम रिलेशन बोलते हैं। और मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट है, बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन। इसी तरीके से जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो फंक्शन एक रिलेशन का एक सबसेट होता है, या हम उसको रिलेशन का स्पेशल केस भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक रिलेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रिलेशन क्या होता है। कोई भी अगर आपको सबसेट बना के दे देता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो हम उसको रिलेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अब ध्यान से समझना, मैंने यहां पर लिखा रिफ्लेक्सिव। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो रिलेशन होता है, जो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो आपके 3 टाइप का होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। उन तीनों टाइप्स में से जो पहला टाइप्स आता है, सबसे पहला टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को कैसे याद रख सकते हो आप? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे आपको नाम से लग रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे मान लो कि ये मिरर मैंने बनाया यहाँ पर, और अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो शीशे में कौन दिखेगा? मैं ही तो दिखूंगा। सलमान खान तो नहीं दिखेगा ना। अगर मैं शीशे सामने खड़ा हूं तो मुझे कौन दिखेगा शीशे में? सलमान खान ही दिखेगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं सलमान खान जैसा लगता हूँ, वो बात अलग है। पर अगर मैं खड़ा हूं तो शीशे में ही दिखूंगा। तो वही यहाँ से वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव मतलब एकदम सेम आपको मिलना चाहिए। ऐसे रिलेशंस में क्या होता है कि आपके पास A, A जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। समझ नहीं आ रहा सर? देखो, पहली बात आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी रिलेशन की बात करता है
तो रिलेशन तो दो जनों के बीच में होगा। मान लो एग्जांपल समझते हैं कि मेरे पास कोई ए आपको किसी ने सेट दे दिया है एज 1 2 3। इसमें 1 2 3 क्या आपके पास एलिमेंट्स ऑफ द सेट है, ठीक है। किसी ने आपको एक एज अ रिलेशन आपको ये गिवन दे दिया कि इसमें आपके पास 1,1 प्रेजेंट है, 2, अरे 2 क्यों नहीं आ रहे, 2,2 भी प्रेजेंट है, बस ये दोनों मान लो प्रेजेंट दे दिया आपको। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 1,1 प्रेजेंट है, मतलब 1 जो है खुद से रिलेटेड हो रखा है, यहाँ पर 2,2 भी प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सिव है, पर अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, तो आंसर आता है नो। क्यों नो आता है? क्योंकि ये a, 4 बिलोंग्स टू ऑल होता है। अगर यहां पर 3,3 भी होता तब मैं इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकता हूं। दोबारा रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, हमें a, जैसे टर्म्स मिलने चाहिए, वो भी 4 ऑल के लिए। जो मैंने उल्टा a बना दिया ना, उल्टा a रिप्रेजेंट करता है 4 ऑल को। तो अगर मेरे पास सेट है में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो एक ऐसा रिलेशन अगर मुझे मिल जाता है जिसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, मतलब सारे एलिमेंट्स ए के आपस में रिलेटेड होकर मिल रखे हैं, तो ऐसे रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है। एक बार नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे के सारे a, प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहां पर मैंने जो है एग्जांपल्स को ले लिया है। अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इन सब के आप अपने मन से बताइए कि ये यहाँ पे वादे बता दूं कि 2 लिखा है, अपने मन से बताइए कि ये मतलब सोच के बताइए कि रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। अगर हम पहले रिलेशन की बात करें तो उसमें मुझे a, जैसे एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बट यहां पर ध्यान से देखो, ए जो सेट है आपका उसमें 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और साथ ही साथ 3 भी प्रेजेंट है। पर रिलेशन में हमारे पास 1,1 तो है, 2,2 भी है, बट 3,3 नहीं है। और मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो फॉर ऑल ए के लिए डिफाइंड होता है, मतलब यहाँ पर 3,3 होना चाहिए। तो इसलिए पहला वाला तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। रिलेशन तो है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो जहां पर ये कमी थी वो यहाँ पर कमी दूर हो चुकी है। यहाँ पर 3,3 भी हमारे पास आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोल देंगे, यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो उसमें हमारे पास 1,1 है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, बट वहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, क्या, 1,2। तो क्या आप सोचो कि क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे? आंसर है हाँ बोलेंगे, क्योंकि हमें तो बस कंडीशंस देखनी है ना कि भाई फॉर ऑल मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। बाकी आगे कुछ हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वहां पर 1,2 होता कि नहीं होता हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर यहाँ पर मान लो 4 भी लिखा होता, सेट ए में 4 भी लिखा होता, तब हम बस इतना चेक करते क्या 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो यहाँ पर 3,3 तक प्रेजेंट है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, चाहे उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाए। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म 2,3 भी आ जाता तब भी हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते। लास्ट वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम एग्जाम्पल मैं ट्रांजिटिव रिलेशंस में भी लूंगा और सिमेट्रिक रिलेशंस में भी लूंगा, और थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो हम कंडीशंस पे चलेंगे कि भाई 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। यहां तो तीनों के तीनों नहीं है, तीनों के तीनों क्या एक भी नहीं है, तो क्या आप इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे? आंसर है नहीं बोलेंगे। तो जो नल होता है आपका
जो नल रिलेशन होता है, मतलब जिसमें आप कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलते हैं। तो अब मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब थोड़ी और चलते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सिमेट्रिक वन। तो सिमेट्रिक रिलेशन उनको कहा जाता है जिनमें आपको a, b, पहले तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि अगर a, b प्रेजेंट है। हमने मान लिया, भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मानूं, मैंने मान लिया कि अच्छा रिलेशन में अगर a, b प्रेजेंट है, हाँ, तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि अगर a, b प्रेजेंट है और साथ ही साथ b, a भी प्रेजेंट है, तो ऐसे रिलेशंस को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब मैं जो अंडरलाइन करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये जो इफ लिखा है ना यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी समझ आए। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। और यहाँ पर ना फॉर ऑल की कहानी नहीं होती है। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि जो a, a था, इट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर a बिलोंग्स टू ऑल, मतलब वहां पर हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए रिलेशन में। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास A एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं एज 1, 2 है, 2, 1 भी है, और साथ ही साथ इसमें लेट से 1, 3 भी प्रेजेंट है। ये 1, 3 मैं इसको ढंग से लिख देता हूं थोड़ा। तो यहां मैंने इसको लिख दिया 1, 3 भी। अब इसको ध्यान से समझना। तो इसमें आपके पास क्या देखोगे, अच्छा अगर a, b प्रेजेंट है, हाँ देखो मान लिया कि हमने 1, 2 प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर 2, 1 भी प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, हाँ प्रेजेंट है। तो क्या मैं इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ? नहीं भाई, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं। इसको देखो, चेक करो। अच्छा, मतलब इन दोनों के लिए तो सही है, इन दोनों के हिसाब से ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। बट ये थर्ड एलिमेंट को देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास 1, 3 तो प्रेजेंट है, बट क्या 3, 1 है? नहीं है। तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं जिससे सिमेट्रिक और क्लियर हो। एग्जांपल से यार चीजें ज्यादा क्लियर होगी। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। सिमेट्रिक में आपको क्या देखना है कि अगर a, b प्रेजेंट है तो b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऐसे रिलेशंस को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल। So these examples are enough to understand the concept of symmetric relations. अब आप इसका आंसर बताइए, इसमें से कौन से सिमेट्रिक होंगे, नहीं होंगे? गलती करेंगे उसी से सीखेंगे आप, पहले ट्राई करिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। तो ध्यान से समझो, पहले कंडीशन ध्यान रखो। अगर a, b प्रेजेंट है तो b, a प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से अगर मैं ध्यान से दिमाग लगाऊं तो 1, 2 प्रेजेंट है, इसका तो मुझे एक ही मतलब दिख रहा है कि 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो प्रेजेंट है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिंपल सी बात है, दिस इज सिमेट्रिक। अब बात करो सेकंड वाले की। अच्छा 1, 2 तो प्रेजेंट है, ठीक है, a, b प्रेजेंट है तो b, a भी होना चाहिए, मतलब 2, 1 भी होना चाहिए है। बट जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था उसी को दोबारा से बता रहा हूं। बट यहाँ पर ध्यान से देखो कि 2, 3 है, बट यहाँ पर 3, 2 नहीं है। तो क्या इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलोगे? नहीं बोलोगे। अगर a, b है तो b, a को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इस एग्जाम्पल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर a, b प्रेजेंट है तो b, a प्रेजेंट होना ही चाहिए। थर्ड वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा एकदम प्यारा बढ़िया सा एग्जाम्पल है। पहले बात करते हैं 1, 2 की। तो 1, 2 प्रेजेंट है, तो क्या 2, 1 प्रेजेंट है? देखो प्रेजेंट है। अब बात करेंगे इस 1, 1 की। अगर 1, 1 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा क्या होगा?
जैसे 1,2 का उल्टा आपने क्या करा, 2,1 कर दिया, तो 1,1 का तो 1,1 ही होगा ना। ओए होए, तो 1,1 का उल्टा प्रेजेंट है क्या? हाँ भाई यही तो है 1,1। तो दिस इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसको भी हम सिमेट्रिक रिलेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, आखिरी बात आती है इस लास्ट वाले के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि सीएस वालों को ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आपको भी समझा दूंगा बढ़िया से। इफ कंडीशन, मैंने आपको बोला था कि इफ कंडीशन पे जो है एकदम अच्छे से जो है आपको गौर करना होगा। आई थिंक इन तीनों में किसी को डाउट नहीं था। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 2,3 था, 3,2 नहीं था, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। और इसमें क्या देखो 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 प्रेजेंट है, उल्टा प्रेजेंट है, और 1,1 का उल्टा क्या करोगे, 1,1 ही तो होगा। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे जो आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां पर हुआ क्या कि a, b ही प्रेजेंट नहीं है। हमने कैसे बनाई थी इसकी डेफिनेशन कि इफ a, b प्रेजेंट हो। यहां तो क्या हो रहा है कि आपकी इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जा रही है। तो आप इस चीज को ध्यान से दिमाग में घुसा लो कि अगर इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हम ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। मुझे पता है इस बात को पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको एज अ फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रख लो कि अगर आपकी इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। क्यों भाई? इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर a, b ही प्रेजेंट नहीं है तो हम b, a की तो बात ही नहीं कर सकते ना। यहाँ पर क्या कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे a, b प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम b, a की बात ही नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन ये है। अब थोड़ा सा रिकैप करो, और यही सेम एग्जांपल मैंने लिया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2 3, तो रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों के तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। वहां मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक नल रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलूंगा। तो वहां तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोल रहे थे, बट यहां पर हम इसको एक सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इफ कंडीशन के कारण। रिफ्लेक्सिव वाले में तो कोई इफ कंडीशन नहीं थी, सिमेट्रिक वाले में इफ कंडीशन है। यही थोड़ा सेम पॉइंट हम ट्रांजिटिव में भी देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर लगाएं। कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से खुलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उसको ढूंढो, उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। बहुत से अदर सोर्सेज भी प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं एक और टाइप ऑफ रिलेशन जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें फिर से आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। कंडीशन कहती है कि अगर a, b प्रेजेंट है और साथ ही साथ b, c भी प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक में अभी तक हम दो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, a और b की बात कर रहे थे। ट्रांजिटिव में हमें एक नया एलिमेंट भी लिया है c। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस कंडीशन समझनी है। अगर a, b प्रेजेंट है और साथ ही साथ b, c भी प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये b से एंड हो रहा है और दूसरे वाला ब्रैकेट b से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा है आसानी से कि यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है b से एंड हो रहा है और ये ब्रैकेट b से स्टार्ट हो रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या देखना है कि अगर a, b एंड, ध्यान रखना एंड बोल रहा हूं, दोनों का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर a, b साथ ही साथ b, c प्रेजेंट है, जहां पर b पहले ब्रैकेट से एंड हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट से शुरुआत हो रहा है, और अगर उसमें आपको रिलेशन में दिख गया कि a, c भी प्रेजेंट है, तो ऐसे रिलेशंस को हम ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुई डेफिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा।
तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये थर्ड में मैंने जो स्टार मार्क करा है, तो ध्यान रखना अगर आपने इसका सही आंसर बता दिया, सलाम है भाई आपको, बढ़िया वाला, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आ चुका। स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहले मैंने देखा कि भाई 1,2 प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर एंड हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट पे 2 शुरुआत हो रहा है, मतलब 1,2 प्रेजेंट है और 2,3 भी प्रेजेंट है, मतलब A, B प्रेजेंट है और B, C भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि क्या A, C प्रेजेंट है या नहीं। तो ध्यान से देखो, A, C मतलब 1,3 प्रेजेंट है क्या, देखो प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, यस दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आया आपको, दोबारा रिपीट करता हूं। अगर A, B प्रेजेंट है और साथ ही साथ B, C प्रेजेंट है, तो चेक करो कि क्या A, C प्रेजेंट है। अगर A, C प्रेजेंट होगा तो ऐसे रिलेशंस को ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा, और अगर A, C प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं बोल सकते। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो यहां मैंने देखा कि ध्यान से देखो, यहां पर 1,1 प्रेजेंट है, तो यहां पे 1 से एंडिंग हो रही है और यहां से 1 से शुरुआत हो रही है। ये A, B की तरह अगर मैं मान लूं तो ये B, C हो जाएगा। तो मतलब 1,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, देखो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो क्या मैं इसको जो है ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकता हूँ क्या? हाँ भाई बोल सकते हो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। हमें यही तो चेक करना है, बस कंडीशन चेक करते जाओ कि अच्छा A, B प्रेजेंट है और B, C भी प्रेजेंट है, तो क्या A, C प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? गारंटीड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हो गया। करते हैं थर्ड वाला एग्जांपल जिससे एकदम क्लियरिटी आने वाली है। तो मैंने देखा यहाँ पे 1,2 प्रेजेंट है और 2,3 प्रेजेंट है। तो अगर 2 से एंडिंग 2 से स्टार्ट, तो 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ध्यान से 1,3 प्रेजेंट है। तो अगर 1,3 प्रेजेंट है तो मुझे तो लग रहा है कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव हो सकता है। बट रुक जाओ भाई, अभी रुको, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और एलिमेंट है 3,4, इसके ऊपर भी तो बात करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो 1,2, 2,3 और 1,3 तो बोल रहे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। आइए 3,4 की बात करते हैं। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी अगर A, B और साथ ही साथ B, C प्रेजेंट है, फिर हमें A, C को देखना होता है। बट यहां पर ध्यान से समझो कि यहां पर 3,4 है, मतलब A, B तो है, 3,4 तो है, क्या 4, C प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। ओहो, देखो ध्यान से समझो इस बात को। पहले तो भाई इसका खुद से एग्जांपल, इसका खुद से पहले आंसर दे दो उसका। तो अब ध्यान से समझो कि A, B तो प्रेजेंट है, 3,4 तो प्रेजेंट है, क्या B, C प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्या 4, कुछ प्रेजेंट है? यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। मतलब इस बार भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव वाले में भी क्या हुआ, इफ कंडीशन फॉल कर गई। इस बार भी इफ कंडीशन फॉल हो गई है, फॉल्स हो गई, सॉरी। सिमेट्रिक में क्या था? सिमेट्रिक में भी हमने देखा था कि अगर इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो हम उस रिलेशन को डायरेक्टली एकदम मुंह से निकलते ही क्या बोलते थे? सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर आपके पास 2 इफ कंडीशन थी कि अगर A, B एंड B, C प्रेजेंट है, उसके बाद चेक करो ना ये A, C। यहां तो कोई B, C का नामो निशान ही नहीं है, तो A, C कैसे चेक करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों तो बोल रहे थे यस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये भी क्या बोल रहा है? यस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहां तो इफ कंडीशन ही फॉल्स कर गई। तो अगर इफ कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यस दिस फंक्शन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस फंक्शन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। अब फटाफट जो हमने जितना भी पढ़ा है यहाँ पर फटाफट से समरी लेते हैं, और एंड के 2 मिनट तो जरूर देखना, ओके? बढ़िया सा सरप्राइज है, बढ़िया वाला। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको सेट के बारे में बताया था, जहां पर मैंने बताया सेट जो होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई या सिंपली जोड़ा बनाकर लिख देते हैं। फिर हमने बात करी जो रिलेशन होते हैं वो आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आपके पास A, A प्रेजेंट होना चाहिए,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे के सारे ए के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। हमने इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर ए में 1 2 3 है तो आपके पास रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ये तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। एक बात को नोट कर लो, वैसे हम आप क्वेश्चन करते जान भी जाओगे बात को। तो अगर हमें रॉन्ग प्रूफ करना होता है, ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो उसमें आप एग्जाम्पल देके काम चल जाएगा आपका। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उसके काउंटर हो, जो उसको काउंटर करे आपकी डेफिनेशन को, तो वहाँ से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आपके पास ए कॉमा ए जैसे टर्म्स दिखते हैं फॉर ऑल ए, ये ध्यान रखना। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर हमें इफ कंडीशन दिख रही थी। सिमेट्रिक में क्या देखा था कि अगर 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 ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट होगा, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो भाई, रजाई से निकल जाओ और नोट में लिख लो एकदम बढ़िया से कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो रिलेशन को हम डायरेक्टली सिमेट्रिक बोल देंगे या डायरेक्टली ट्रांजिटिव बोल देंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या देखा था कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और साथ ही साथ बी कॉमा सी प्रेजेंट है। नोट करने वाली बात क्या थी कि बी से बी से पहले की एंडिंग हो रही है और बी से दूसरे ब्रैकेट की स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी प्रेजेंट है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ए कॉमा सी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ए कॉमा सी प्रेजेंट होगा तब उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। अब आता है आपके पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसको मैंने इस पूरी वीडियो में बताया है। जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में 7 तोपों की सलामी दी जाएगी और अपने पेरेंट्स को दिखाना, भाई मजा आएगा, ठीक है। जिसने भी सबसे पहले दिया मैं कमेंट देखूंगा अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको एक ऐसा रिलेशन दे दूं जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो में बताया है, ध्यान से देखना और एकदम अच्छे से आपको यस या फिर नो में आपको कमेंट करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव पूछ रहा हूं, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। क्लियर? जिसने पहले दिया सलामी तोपों की। चलो भाई पढ़ते रहो।